What's up guys, welcome back to our YouTube channel once again। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो एक्चुअली वॉरेन बफेट की भी फेवरेट बुक है और वॉरेन बफेट ने इस बुक के लिए बहुत तारीफ करी है। बेंजामिन ग्राहम के थ्रू ये किताब लिखी गई हुई है। अगर आप सोच रहे हो इस किताब का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, तो इसका नाम नहीं है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ये किताब का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस। ये किताब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी टेक्निकल है, पर हम इसको इतना ज़्यादा टेक्निकली बनाएंगे, हम इसको कोशिश करेंगे जितना आसान भाषा में हम इसको समझ पाएँ उतना बढ़िया। पर इस किताब का नाम है सिक्योरिटी एनालिसिस और ये लिखी है बेंजामिन ग्राहम ने। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं और या इनफैक्ट इन्वेस्टिंग की बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो पहला की प्रिंसिपल जो बुक से आता है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ये है कि जो भी स्टॉक का जो एक्चुअली प्राइस है, जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है, और मार्केट प्राइस वो होती है जो कि हमें दिख रही होती है मार्केट में कितने पे शेयर बिक रहा होता है। अब मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों हमेशा डिफरेंट होती है, इसलिए होती है क्योंकि पीपल आर ऑफन fools or they you can consider them they are highly emotional people. So people are always highly emotional, they are either over optimistic or they are over pessimistic। जब भी आप देखोगे, जब भी किसी स्टॉक की पिटाई हो रही है तो इतनी ज़्यादा पिटाई हो जाती है एकदम से, आप देखोगे वो स्टॉक इतना ज़्यादा गिर जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंडसइंड बैंक के बारे में न्यूज़ चल रही है, तो इंडसइंड बैंक का स्टॉक गिरा हुआ है और कोई भी नहीं खरीद रहा उसको, वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और आप देखोगे इतना ज़्यादा गिर जाता है कि मतलब जितना इतनी बड़ी न्यूज़ भी नहीं होती, पर लोग ऑफन किसी स्टॉक मार्केट में चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा हाइप देते हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा उसको नेगेटिव हो जाते हैं उसको लेके, या फिर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। पीपल कैन नॉट स्टे न्यूट्रल, और इसी की वजह से आपको प्राइस स्टॉक से या तो बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं या तो बहुत ज़्यादा सस्ते। यही बेंजामिन ग्राहम इस किताब में समझाना चाहते हैं पहले चैप्टर में, इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस मार्केट प्राइस, कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू है वो ढूंढनी है। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, फाइनेंशियल चेक करने पड़ेंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही, क्या करनी जा रही, और क्या क्या देखना पड़ेगा वो भी हम आगे बात करेंगे। पर बेसिकली आपको कोशिश करना है कि कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या है वो पता लगाने की, रादर देन कि मार्केट में कितने का प्राइस चल रहा है, क्योंकि मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है वो ऑफन इरेशनल होता है, इलॉजिकल होता है। तो आपको वो ध्यान में नहीं देना, आपको ये ध्यान में देना है कि कंपनी की अगर जो वैल्यू है उससे क्या सस्ता मिल रहा है आपको प्राइस। अगर आपको सस्ता मिल रहा है तो दैट इट्स अ गुड बेट टू गो, राइट। दूसरा दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसके बारे में वो बात करते हैं, जिनका नाम बेंजामिन ग्राहम, वो बात करते हैं विच इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये है कि आप हमेशा ऐसे स्टॉक को ढूंढो जो बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू है। अब अंडर वैल्यू स्टॉक कैसे ढूंढोगे आप, वो ऐसे ढूंढोगे कि आपने अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगा दिया स्टॉक का, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं आप कि जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं, यानी कि स्टॉक में लोग ज्यादातर पेसिमिस्टिक हैं, या फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो स्टॉक, या लोगों ने कहा है कि यार कि कोई न्यूज आ गई है बहुत ज्यादा, उसकी वजह से लोगों ने उसको स्टॉक को बेच बेच के उसका प्राइस बहुत ज्यादा गिरा दिया है। और आप देखोगे कि वो एक्चुअली उसका बिजनेस इतना बुरा है नहीं जितना लोगों ने ओवर एग्जैजरेशन कर दिया ऑफ इमोशंस, और उसकी वजह से स्टॉक की पिटाई कर दिया। तो ये आपको ऐसे बार्गेन्स हमेशा स्टॉक मार्केट में मिलेंगे, और इसलिए आपको स्टॉक हमेशा सस्ता ढूंढना चाहिए। सस्ता यानी कि बहुत सस्ता जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम हो। अब आप ये देखो, अभी मैं रिसेंटली एक इन्वेस्टर के बारे में सुन रहा था, तो वो बता रहा था कि सीएट जो टायर बनाने वाली कंपनी है वो 100 साल तक उसने बिजनेस किया, पर 100 साल में उसका जो बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत कम है। तो उसका प्राइस तब भी बढ़ गया। वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि 100 साल पहले जिसने भी, मतलब 100 साल तो नहीं, जिसने भी 10-15 साल 20 साल पहले स्टॉक खरीदा सीएट का, वो उसने बहुत सस्ता खरीदा होगा क्योंकि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत कम था। तो अगर देखा जाए तो कंपनी ने बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं किया 100 साल में, कुछ झंडे नहीं गाड़े, बहुत ज्यादा मार्केट कैप्चर नहीं किया, बट तब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो जब बढ़ा, मतलब कि स्टॉक बहुत सस्ता मिल रहा था उस टाइम पे, जिसने ले लिया उसने तब भी पैसा कमा लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि स्टॉक बहुत सस्ता था। ना कि स्टॉक, मतलब एक तरीके देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ आई नहीं, पर स्टॉक बहुत सस्ता था, इसलिए वो अब अपनी ऑप्टिमल प्राइस पे आ गया है। देखा जाए तो जितना उसकी प्राइस है, जिसकी उसकी नेटवर्थ, जिसकी जितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब कि वो स्टॉक जो है वो पहले अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा था, इसलिए जिसने ले लिया उसने तब भी पैसा बनाया,
क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि आपको हमेशा ऐसी बेट ढूंढनी है स्टॉक मार्केट में जिसकी जिसकी आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल पाओ और उसकी वो अपने वैल्यू से भी नीचे मिल रहा हो, राइट। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसमें हमारे बेंजामिन ग्राहम साहब बताते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में वो बताते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड। आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ग्राम जो बेंजामिन ग्राहम है, ये कहते हैं कि देखिए दोनों चीजें तरीके, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड भी इंपॉर्टेंट है और क्या कहते हैं स्टॉक्स भी इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट वे टू गो इज टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द टू। तो अगर आपको एक फिक्स एसेट मिल जाए जैसे कि बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर ऐसे आपने या फिर आपने कोई डेट फंड ले लिया, तो वो एक फिक्स्ड एसेट होता है, वो आपको आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करता है। तो अगर कुछ बुरा मार्केट आ गया कुछ सालों के लिए, तो वो आपको हो सकता है 2-4 साल आपको अच्छे रिटर्न ना दे, पर आपको 8% 7% की जो बॉन्ड या डेट फंड में जो आपको रिटर्न मिलते रहेंगे, वो आपके कैपिटल को प्रिजर्व करते रहेंगे और आपको आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो बैलेंस कर देंगे। तो आपका अगर 2-3 साल रिटर्न नहीं भी मिले, तो आपको इसमें से जो मिलेगा डेट फंड में, उससे आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए डेट फंड की अपनी और अपनी खुद की एक अच्छी इंपॉर्टेंस है। चौथा वो कहते हैं एनालाइजिंग बॉन्ड्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। तो वो कहते हैं कि भाई एक बार देख लो कौन सा अच्छा बॉन्ड है कौन सा नहीं है, एक बार ये भी चेक कर लो और ये भी कोशिश करो कि आप ना बहुत ज्यादा ये मत सोचो कि आपको बहुत मोटे रिटर्न कमाने हैं। इनफैक्ट आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आपका जो बॉन्ड्स में जो आपको रिटर्न मिल रहा है 6-7-8% का, आपको जो इक्विटी मार्केट से है आपको बस वो बीट करना है। आपको उससे बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि बॉन्ड में मेरे को इतना मिल रहा है, अब थोड़ा सा उससे ज्यादा मिल जाए बस। अगर आप ज्यादा के चक्कर में रहेंगे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा रिस्की बैट खेलें और रिस्की बैट में आप हीरो से जीरो भी हो सकते हैं, तो उससे आप बचें। पांचवा वो पॉइंट है, वो कहते हैं एनालाइजिंग कॉमन स्टॉक्स। तो एनालाइजिंग कॉमन स्टॉक्स में जो हमारे बेंजामिन ग्राहम साहब है वो कहते हैं कि दो तरह के स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होते हैं। एक होते हैं कॉमन, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं पैसिव। तो अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर है जिसमें आप बहुत ज्यादा एक्टिव रिसर्च करते रहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, तो आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए जो अभी बार्गेन पे मिल रहे हैं, जो अभी सस्ते मिल रहे हैं। तो आपको वो ऐसी बेट्स ढूंढनी है जिसमें आपको लगता है कि अभी तेजी नहीं आई है पर आगे तेजी आ सकती है, अगले 10 साल में इसका फ्यूचर हो सकता है। तो आपको बेसिकली बहुत ज्यादा फ्यूचर को फोरकास्ट करना पड़ेगा और एट द सेम टाइम आपको ऐसे ढूंढने या फिर आपको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो अभी सस्ते मिल रहे हैं। जैसे कि सीएट की मैंने कहानी बताई, सीएट बॉन्ड टफ टायर वाली कंपनी जो उस टाइम पे सस्ती मिल रही थी, लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया। तो आपको या तो ऐसे बार्गेन ढूंढने हैं जो बहुत सस्ते मिल रहे हैं, या फिर आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो क्या कहते हैं बहुत सस्ते हैं, राइट। या तो सस्ते वाले ढूंढने या फिर आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना है। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज का फ्यूचर है, फॉर एग्जाम्पल एआई का फ्यूचर आपको लगता है आगे, या डिजिटल कंटेंट क्रिएट करने वाले जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में जो हेल्प कर रहे हैं ऐसे कंपनीज, उसका फ्यूचर है, तो आप उस ऐसे स्टॉक्स में अभी बेट लगा सकते हैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया, कोई कोई पता नहीं कौन क्या चीज आगे बढ़ेगी, बट मैं बता रहा हूँ कि ऐसे दीज आर कॉल्ड एक्टिव इन्वेस्टर्स। अब हम बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टर्स की। पैसिव इन्वेस्टर्स वही लोग होते हैं जो एकदम ढरवे खाते वाले काम करते हैं, यानी पुराने इन्वेस्टर और पुराने बिजनेस जो स्टेबल है बहुत सालों साल से, जैसे कि इंश्योरेंस बिजनेस। इंश्योरेंस बिजनेस आप देखोगे सालों साल से चला आ रहा है, अगले 10 साल भी चलेगा, अगले 100 साल भी चलेगा, क्योंकि लोग इंश्योरेंस खरीदते रहेंगे। तो इंश्योरेंस वाले बिजनेस होते हैं स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देते हैं, बहुत ज्यादा भागेगी भी नहीं, पर आपका जो कैपिटल इरोजन है उसको उसकी सेफ्टी ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इंश्योरेंस वाले बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 100 कार का इंश्योरेंस करेंगे तो कार का एक्सीडेंट होगा, 98 कार का मुनाफा हो जाएगा। इस तरीके से उनका बिजनेस चलता है। चले आगे चलते हैं। अब एनालाइजिंग कॉमन स्टॉक में वो ये भी कहते हैं कि आखिर में देखना क्या है, ये देखो। तो भैया कंपनी की बैलेंस शीट देखना पड़ेगा आपको, आपको कंपनी की अर्निंग देखनी पहले 5 से 10 साल में कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है कि घट रही है, घट रही है फिर बढ़ रही है, घट रही है बढ़ रही है, तो मतलब कंपनी स्टेबल नहीं है, लगातार स्टेबल है, थोड़ा 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 बढ़ रही है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है, तो आपको सोचना है इस बारे में, क्योंकि फिर तो कंपनी बढ़िया है। क्योंकि इसी तरीके से आपको डिविडेंड देखना है, अगर कंपनी लगातार दे रही है तो इसमें अपनी स्ट्रेंथ बताती है कंपनी। बैलेंस शीट देखनी है, इंडस्ट्री की पोजीशन देखनी है कि वो कहाँ खड़ा होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। फॉर एग्जाम्पल अगर केमिकल बनाने वाली कंपनी है तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में वो कहाँ खड़ी होती है, क्या वो मार्केट लीडर है, क्या वो उसमें लीडर है। छोटा ही सा सेक्टर हो सकता है पर उसमें मार्केट लीडर्स को ढूंढे, उसका मैनेजमेंट को ढूंढे कि उसका मैनेजमेंट के अंदर क्या बात है, क्या गहरा मैनेजमेंट, उसके अंदर आग है कि नहीं है आगे बढ़ने के लिए।
ऐसा तो नहीं कि हाँ बस ठीक है हो गया मैनेजमेंट कंफर्टेबल है, तो अगर कंफर्टेबल है तो वो आगे कभी बढ़ के मल्टी क्या मतलब बड़ी लार्ज कैप कंपनी बनेगी ही नहीं, राइट। तो ये मैनेजमेंट क्वालिटी और ये सारी चीजें आपको देखनी है। छठवां पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ स्पेकुलेशन। एक वो उन्होंने बोला कि सट्टा मत करो, सट्टा मत करो, सट्टा मत करो, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि स्पेकुलेशन कर लोगे और आज जल्दी से खरीद लोगे और आज में आगे बेच दोगे, तो कई बार आप एक दो बार आप सच में निकल सकते हो और सच में आप हो सकता है पैसा कमा लो, पर अल्टीमेटली आप फंस ही जाओगे। इसलिए सट्टाबाजी मत करें। और आखिरी पॉइंट जो कहते हैं वो इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, जिसमें वो कहते हैं कि आप देखो अगर कुछ भी कर लो, आप जितना भी स्पेकुलेशन कर लो, अगर आप अपना पीस ऑफ माइंड चाहते हैं तो अल्टीमेटली आपको जो पीस ऑफ माइंड है वो इन्वेस्टिंग में मिलेगा और वो आपको एक लॉन्ग टर्म गेन देगा रादर देन स्पेकुलेशन में। स्पेकुलेशन में हो सकता है आप कुछ समय के लिए राइट ट्रेड कर दो और एकदम से आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लो, और आप देखोगे कि धीरे धीरे को भी आप स्पेकुलेट करके ही ऊपर आए थे या पैसा कमाया था, तो हर बार वो स्पेकुलेशन काम नहीं करेगा और धीरे धीरे आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि स्पेकुलेशन इज वेरी डेंजरस और इट्स ऑलवेज बेटर फॉर गो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए बने रहे, कंपाउंडिंग को होने दें और आप देखेंगे कि आप अच्छी वेल्थ अपने लिए क्रिएट कर पा रहे हैं। So that's it for this video. I hope you like the video. Yes, like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.